नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली 20 प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 57, जो कि आपको साइड में आई बटन पे क्लिक करके पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 58 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे लाइव, तो आप लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं और प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब अपने प्रश्न। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने पूछा था कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। चार ऑप्शन थे आपके पास, हेरोडोटस ने, हिकैटियस ने, हिप्पार्कस ने या इरेटोस्थनीज ने। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इरेटोस्थनीज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 250 ईसा पूर्व, ये समय भी ध्यान रखिएगा, 250 ईसा पूर्व जो भूगोल है, तो यह कह सकते हैं जियोग्राफिका है, उस शब्द का सबसे पहले पहले उपयोग इन्हीं के द्वारा जो है वो किया गया था तथा ग्लोब का भी मापन जो है वो किया गया था। यहाँ पर अन्य ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, परंतु एक ऑप्शन आपको अवश्य पता होना चाहिए, वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इनको इतिहास का पिता के रूप में जो है वो जाना जाता है। इतिहास के पिता की संज्ञा जो है इन्हें दी गई थी। चलिए देखते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से लेकर 1968 का नेतृत्व जो है वो किया। जॉर्ज वॉशिंगटन ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जॉन पॉल जोन्स ने या जॉन एडम्स ने। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये जो है नागरिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने कह सकते हैं 1954 से लेकर 1968 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिका के खिलाफ जो नस्लीय भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस लिए नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने जो है वो किया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। चार ऑप्शन है, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या शशांक। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कि जो गुर्जर हैं उनको किस शासक ने पराजित किया। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है गुर्जर वंश की, तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी, केवल आपको ये अवश्य पता होना चाहिए। तो किसने की थी, नागभट्ट ने जो है वो की थी। क्योंकि यहाँ से जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि स्थापना जो है वो किसने की थी। तो नागभट्ट जो है इन्होंने की थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीन राख के निशान पाए गए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में मनुष्य इससे जो है वो परिचित थे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आग लिखा हुआ है, आग से जो है वो परिचित थे। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल गुफाएं या मिथिलांचल। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि कुरनूल गुफाएं। करोड़ों साल पहले की जो राख है वो कह सकते हैं हाल ही में आंध्र प्रदेश जो है उसके कुरनूल गुफाएं जो हैं इनसे बरामद की गई है। तो ये कहाँ पर आता है, ये आपका आंध्र प्रदेश में जो है वो आता है, और जिससे आदिमानव द्वारा जो नियंत्रित आग है उसके उपयोग का संकेत जो है वो मिलता है। और प्रश्न यही पूछा गया था कि किस क्षेत्र में प्राचीन राख के निशान पाए गए हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में मनुष्य आग से जो है वो परिचित थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा, चीनी यात्री जिसने भीमताल की यात्रा की थी उसका नाम क्या था, आपको बताना है। फायान, संगवेन, वेनसांग या इत्सिंग। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वेनसांग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चीनी यात्री जिसने भीमताल की यात्रा की थी, वेनसांग जो उसका नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, 12वीं सदी में जैन व्यापारियों द्वारा दिल्ली में
ढाले गए सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? देहलवाल, सिक्का ए देहली, रुपया या टंका। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा? बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि देहलवाल जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रश्न में बात हो रही है 12वीं सदी की, तो 12वीं सदी पर थोड़ा सा यदि आप जोड़ देंगे तो दिल्ली, तोमर, चौहान, उनके तहत एक प्रमुख वाणिज्यिक सामाजिक केंद्र था, जहां अमीर जो जैन व्यापारी थे वो रहते थे, और इसी समय आपके जो देहलवाल सिक्के हैं इनको ढालना व्यवहार में जो है वो लाया गया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा, कि भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ। तीसरा कह रहा है कि मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पत्नी, और चौथा कह रहा है एक राजपूत शासक की पत्नी। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, यानी कि एक राजपूत शासक की पत्नी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा बात करते हैं जो कवयित्री मीराबाई है इनके बारे में। तो जो मीराबाई थी ये 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवयित्री के रूप में जो है वो जानी जाती थी। इनके जन्म की बात करें तो 1498 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो कुड़की जो है वहां पर हुआ था इनका जन्म। बात करें यदि इनकी मृत्यु की, तो 1546 में इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। और बात करें कहाँ, तो द्वारका में जो है इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी। ये अब सारी बातें हो गई इनके बारे में, और आपका ऑप्शन यहाँ पर डी भी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न कह रहा है अगला कि निम्नलिखित में से किस वंश में 24 बुद्ध के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व की भविष्यवाणी जो है वो की थी? बुद्ध वंश, दीप वंश, महावंश या थुप वंश। चार ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए हमेशा प्रैक्टिस कराता रहूं। जल्द ही या हम कोई नया सब्जेक्ट भी जो है इस समय शुरू करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा इसके बाद हम कौन सा जो है वो सब्जेक्ट है वो शुरू करें, या इन्हीं प्रश्नों को आगे इसी प्रकार कंटिन्यू रखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बुद्ध वंश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध वंश जो है आपका एक बौद्ध पाठ है। क्या है ये? बौद्ध पाठ, जिसमें जो गौतम बुद्ध हैं और जो 24 बुद्ध, यहाँ पर प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है 24 बुद्ध, इनके संबंध में जानकारी जो है वो समाहित है। तो यही आपका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रचना पूछी जाती है। चार ऑप्शन है, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन या कालिदास। आपको बताना है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी कालिदास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें कि इसमें यानी कि कुमार संभव महाकाव्य में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो कार्तिकेय के जन्म से संबंधित आपका ये महाकाव्य जो है वो है, जिसकी गणना संस्कृत के जो 5 महाकाव्य है उनमें से जो है वो की जाती है। संस्कृत के महाकाव्य में ही और कौन कौन सी जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे कि आपका रामायण पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं कि वाल्मीकि जो है इनके द्वारा जो है वो रचना की गई थी। महाभारत पूछा जाता है, महाभारत भी आप सभी जानते अवश्य होंगे कि वेद व्यास जो है उनके द्वारा रचना जो है वो की गई थी। कुमार संभव यहाँ पर लिखा हुआ है कालिदास की। यदि और बात करें तो रघुवंश भी जो है इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया महाकाव्य है, रघुवंश जो है इन्हीं के द्वारा।
इसके अलावा अशोघोष जो है उनके द्वारा लिखित बुद्ध चरित भी काफी बार जो है वो पूछा जाता है। और एक किरातुर जुर्नियम जो कि भारवी के द्वारा लिखा गया है वो भी आपको प्रश्न में काफी जगह देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नवा प्रश्न कह रहा है कि वह लोकतंत्र जिसमें सभी लोगों को सीधे कानून बनाने और शासन करने का अधिकार हो उसका नाम जो है वो क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रकृति की अवस्था, सामाजिक अनुबंध या संप्रभुता? आपको बताना है वह लोकतंत्र जिसमें सभी लोगों को सीधे कानून बनाने और शासन बनाने का अधिकार हो उसका नाम जो है वो क्या है? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बैठक या कह सकते हैं जो अभिव्यक्ति है उसकी पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो होती है। बस इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई हानि जो है ना हो। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है वो प्राप्त हुआ था। प्रश्न एक तो यहाँ से सबसे पहले यह पूछा जाता है कि जो महाबोधि मंदिर है ये कहाँ स्थित है। महाबोधि मंदिर को ही महाबोधि विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका बोध गया जो है इसमें स्थित है। ये पहली चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसे जो है वो जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल इसमें घोषित किया गया है या नहीं। आपको इस प्रकार से छांटना होता है, तो इसे भी विश्व धरोहर स्थल में जो है वो घोषित किया जा चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो ये बनाया गया था उसके संबंध में ये ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी, ये भी इसी से जो है वो जुड़ा हुआ है। और इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जो अशोक है उनके द्वारा जो स्थापित स्तूप हैं उसकी बनावट से मेल जो है वो खाता है। तो कह सकते हैं इस बिहार है महाबोधि मंदिर में, इसकी जो बनावट है सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के जो है वो समान है। जो आपका महाबोधि विहार है महाबोधि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, विहार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके ऐसे नाम है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद को निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में, मदुरै में, गया में या कुंडलवन में? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि चौथी बौद्ध परिषद को निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी चार ऑप्शन है। बात करेंगे उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी कुंडलवन जो है वो सही हो जाएगा। चौथी बौद्ध परिषद जो है वो कुंडलवन कश्मीर में जो है वो आयोजित की गई थी। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो है वो हुई थी। ये कुछ चीजें हैं जो आपको एकदम रटी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में शिला का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है वो कौन सा है इसमें से? यहाँ पर था जो है वो लिखा हुआ है, आपको बताना है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि मौर्य काल में शिला का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है इनमें से कौन सा था। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, शिला की जगह शिक्षा जो है वो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि शिलाओं स्तंभों का निर्माण तो काफी हुआ था, परंतु जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो शिक्षा के संबंध में पूछा जाता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। अब आप आसानी से इसका उत्तर जो है वो दे सकेंगे।
चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला जो है वो सही हो जाएगा। ये प्रश्न काफी बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। तक्षशिला जो है वो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है वो मौर्य काल में था। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड के शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए घोषणा पत्र जो है वो दिया गया था। सन 1600 में, सन 1602 में, सन 1603 में या सन 1605 में। आपको बताना है कि किस वर्ष में इंग्लैंड के शासक द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भारत में व्यापार करने के लिए घोषणा पत्र जो है वो दिया गया था। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सन 1600 में। तारीख भी आप याद रख सकते हैं, 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजकीय घोषणा पत्र जो है वो महारानी एलिजाबेथ थी उस समय, उनकी ओर से प्राप्त जो है वो हुआ था। किससे? महारानी एलिजाबेथ से, जिसके अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति जो है वो प्रदान की गई थी। यूज की बात करें तो इसका जो उपयोग है वह सीमा शुल्क द्वारा देश का जो आयात और निर्यात था उसको नियंत्रित करने में भी जो है वो कर सकते थे। ये सारी चीजें इसके बारे में आप सन अवश्य ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में या नालंदा में? अच्छा प्रश्न है। और इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि ह्वेनसांग जो है वो किसके शासनकाल में आया था और उस समय कौन सा विश्वविद्यालय उस शासनकाल में फेमस रहा था या निर्माण हुआ था, उस आधार पर भी आप यहाँ पर सोच सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग, या कह सकते हैं जो जानकारी प्राप्त होती थी एक्चुअल में ये जो चीनी यात्री थे इन्हीं के विवरण से जो है वो प्राप्त होती थी। उस समय ये विश्वविद्यालय होते थे और सारी चीजें। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अलावा एक और चीनी यात्री था जिसका नाम था इत्सिंग। तो इसके जो विवरण थे जो कि अपना ये भ्रमण करते हैं आकर, उसमें इन्होंने जो वर्णन दिया था उससे भी नालंदा विश्वविद्यालय जो उसके बारे में पता चलता है। ह्वेनसांग के बारे में ये बताया जाता है कि ह्वेनसांग ने लगभग 1 साल तक इस नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में और शिक्षार्थी तो दोनों रूप में जो है वो अध्ययन जो है वो किया था। और ये जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है ये महायान बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र के रूप में प्रमुख रूप से जाना जाता है और उसके साथ साथ हीनयान बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के अलग अलग देश से लोग भी यहाँ पर पढ़ते जो है वो थे, परंतु मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म के लिए ये जो है वो जाना जाता था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन है ABCD। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी चौथा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा जो है वो स्थान है। और यदि बात करें राज्यों की, यानी कि भारत के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उसमें, तो एक आपका तमिलनाडु और एक आपका महाराष्ट्र, ये 2 प्रमुख राज्य हैं जो कि पवन ऊर्जा की उच्च क्षमता के लिए जो है वो जाने जाते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? आपको बताना है 16 महाजनपद जो है उनकी जो सूची है वो इनमें से कहाँ जो है वो उपलब्ध है? ऑप्शन A, B, C या D? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए अब उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय जो है वो सही हो जाएगा। तो जो 16 महाजनपद हैं उनकी सूची अंगुत्तर निकाय जो है इसमें जो है वो रखी गई है। और जो आपका अंगुत्तर निकाय है ये आपका एक बौद्ध ग्रंथ है, ये आपका एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो है इसका विवरण जो है वो दिया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। बौद्ध धर्म के उदय से पहले प्राचीन भारत की प्रमुख शक्ति निम्नलिखित में से किस वंश या साम्राज्य के पास थी?
कुषाण राजवंश, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी महाजनपद जो है वो सही हो जाएगा। तो बुद्ध के उदय से पहले जो महाजनपद था वो जो छठी सदी ईसा पूर्व है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के जो पूर्वी भाग है उसमें जो है वो उभरा था। यही आपसे प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध धर्म के उदय से पहले प्राचीन भारत की जो प्रमुख शक्ति है वो निम्नलिखित में से किस वंश या साम्राज्य के पास थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देवर्षि छवि वर्मन। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्थूल भद्र जो है आपका हो जाएगा। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक स्थूल भद्र जो है वो थे। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मेरी मेहनत जो है खराब ना जाए। इसके साथ साथ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। प्रश्न आपका कह रहा है कि सती प्रथा थी, बलिदान देने की क्रिया थी, एक प्रथा जिसमें एक स्त्री को उसके पति की मौत के बाद उसकी चिता पर जला दिया जाता था। तीसरा कह रहा है एक दहेज प्रथा थी, और चौथा कह रहा है एक धार्मिक प्रथा जिसके द्वारा एक आदमी या औरत प्रबुद्ध हो जाते थे। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। सती प्रथा के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि एक प्रथा जिसमें एक स्त्री को उसके पति की मौत के बाद उसकी चिता पर जो है वो जला दिया जाता है। और ये सभी कुरीतियां पहले समय में व्याप्त थी, जिसमें आप देखते हैं जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, अलग अलग जो समाज सुधारक हुए थे, उन्होंने इसको समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो वो दर थी वो जो है वो क्या थी। उपज का चौथा भाग थी, उपज का छठा भाग थी, उपज का आठवां भाग था या उपज का आधा भाग था। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD के फॉर्म में भी आप बता सकते हैं, या डायरेक्ट 1/4 या 1/6, 1/8 इस टाइप से भी जो है वो बता सकते हैं। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज का पाठ समाप्त होता है। आज के में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इससे पहले के सभी पार्ट आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।